अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अहमद फराज साहब के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर 27वां चैप्टर है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में जो भी बात होगी वो सारी की सारी आपको बात बताई जाएगी। लास्ट में आपके सवाल और आंसर भी पूरे के पूरे हल कराए जाएंगे, लेकिन आपको फायदा जब भी होगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, तब आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए। तो यहां पर देखिए, इनका नाम है अहमद फराज। क्या नाम है इनका? अहमद फराज। इनका ना कोई तखल्लुस है ना कुन्नियत है, सिर्फ जहां पर भी ये लिखते हैं फराज लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? फराज। ये वही शायर है, बहुत ही फेमस और बहुत ही मकबूल शायर है। इन्हीं का वो शेर है, किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। इन्हीं का वो शेर है। समझ में आ रहा ना? यानी नए दौर के ये बहुत मकबूल शायर गुजरे हैं और इन्हीं का वो शेर है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। और सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को खराब करके देखते हैं। और सुना है उसको भी शेर व शायरी से है सगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से सगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी इन्हीं के ये सारे के सारे अशार है। अब इनका नाम सबसे पहले आता है, इनका नाम। इनका नाम अहमद फराज है, जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा है, अहमद फराज। इनकी पैदाइश हुई है 1933 में पेशावर में। कहां पर? 1933 में। 1933 में कहां पर हुई है? पेशावर। पेशावर कहिए, आपकी मर्जी है, ठीक है? यानी पाकिस्तान में। समझ में आ रहा ना? इनकी पैदाइश कहां हुई है? पाकिस्तान में हुई है, पेशावर में, ठीक है? इतना समझ में आया ना? अब इनकी डिग्री, इनको जो है कराची यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान के अंदर ही है, कराची यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरी की एजाजी डिग्री इनको दी गई थी। यानी ये नहीं कि इन्होंने पीएचडी किया था, बल्कि डॉक्टरी की डिग्री इनको कराची यूनिवर्सिटी से हासिल हुई थी, ठीक है? इतना समझ में आ गया ना? कहां से? कराची यूनिवर्सिटी से। अब यहां पर देखिए, इदारत उसको कहते हैं जब कोई मैगजीन लिखता है। समझ में आ रहा ना? मैगजीन जो बहुत सारे मजल्ले होते हैं, मैगजीन होते हैं, इसी तरह जो पढ़ने के जो 15 दिन के अंदर निकलते हैं या हफ्तावारी निकलते हैं, उस मैगजीन के ये एडिटर भी रहे हैं, सदारत भी इन्होंने किया है, मुदीर रहे हैं। अभी किस किताब के पूछा जा सकता है, तो उस किताब का नाम आप लिख सकते हैं इश्तियाक। क्या नाम है? इश्तियाक। समझ में आ रहा ना? इसके ये क्या गए हैं? एडिटर रहे हैं, यानी मुदीर रहे हैं। दास्तान, दूसरा नाम क्या है? दास्तान। इसी तरह तीसरा नाम हफ्तावार। समझ में आ रहा ना? इतना समझ में मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब यहां पर देखते हैं ओहदा। इनको जो है पेशावर यूनिवर्सिटी से लेक्चरर, बात समझ में आ रहा ना? ये जो पेशावर है जहां पर इनकी पैदाइश हुई है, इसी यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर भी रहे हैं। समझ में आ रहा ना? क्या रहे हैं? लेक्चरर भी रहे हैं और उर्दू के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? उर्दू के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं और पेशावर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी रहे हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, ठीक है? लेक्चरर भी थे। मुझे लगता है इतनी चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, ये जो फेमस हुए हैं या ये जो मकबूल हुए हैं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में भी इनको चाहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको शेर सुनाया, क्योंकि हम लोगों ने इनके मुशायरे भी देखे हैं और मुशायरे में मुझे लगता है हम लोग शरीक भी हुए थे लखनऊ में।
समझ में आ रहा ना। ये दरभंगा में भी आए थे। कहां पर आए थे? दरभंगा में आए थे सन 2009 में। उसके कुछ दिन के बाद इनका इंतकाल हो गया था। तो इतना चीज मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए मजमुआ, मजमुआ कहते हैं कलेक्शन को। कलेक्शन उसको कहते हैं जो बहुत सारी किताबें जो लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? कलेक्शन। इनके मजमुओं की तादाद कलेक्शन जो है वो 12 है। कितना है? 12 है। अब 12 आपको याद नहीं रखना है, 2-3 आपको याद रखना है। जैसे तन्हा तन्हा है। क्या है? तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा, ठीक है। इसी तरह इनके और भी है, जैसे है नायाफ्त, नायाफ्त, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा है शब खून, ठीक है। मुझे लगता है इतना ही अगर आप याद रख लेंगे। वैसे भी है गजल बहाना करो, इसी तरह शब आवाजें मेरी है, सब आवाजें मेरी है, इन्हीं का है। लेकिन आपको अगर 3 ही याद हो जाएंगी यही काफी है। हो सकता है आपसे 2 ही 3 पूछे, जैसे सब आवाजें मेरी हैं, ये भी इन्हीं के कलेक्शन है। टोटल मिलाकर के इनके 12 है। लेकिन आपको 1 2 3 इतना ही याद रखना है। इसको भी नहीं भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब इनकी जो वफात हुई है सन 2009 में इनकी वफात हो गई है। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में जरूर आई होगी। समझ में आ गया ना। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अब इनके बारे में उसको हल करते हैं, इनके सवाल जवाब, और इन्होंने जो अशार लिखे हैं वो अशार हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए उस अशार को भी हल करते हैं। अब यहां पर देखिए पहला शेर जो दिख रहा होगा आपको, दौलते दर्द को दुनिया से छुपाकर रखना, आंख में बूंद ना हो, दिल में समंदर रखना। ये अशार जो देख रहे हैं आप, इनका मतलब ये होता है कि दुनिया का जो दर्द है उसको दुनिया से छुपा करके ही रखना है, लोगों को बता करके नहीं रखना है। समझ में आ रहा ना। इसका ये शेर हो गया। अब जो दूसरा जो शेर देख रहे हैं यहां पर, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना ही न रातों को मुनव्वर रखना। कल, ये जो आप जो शेर देख रहे हैं, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा। मिसाल के तौर पर यह है जैसे हम बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं, उसके बाद जब पैसा खत्म हो जाता है, माल दौलत खत्म हो जाता है, शराब नोशी में हम खर्च कर देते हैं, उसके बाद जब उम्र का जो आखिरी मरहला होता है उस वक्त हमें याद आता है कि काश हम जमा कर लिए होते, उस वक्त हम बचा लिए होते, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब इसी तरह अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पेकर रखना। इसका जो ये अशार जो देख रहे हैं, जो मैंने अभी सुनाया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो खुद का घर किसका है? शीशे का है, लेकिन मुझे जो दुश्मनी है वो पत्थर वालों से है। तो जाहिर सी बात है दोनों में बनेगी नहीं, इसलिए इनके अशार बहुत फेमस और बहुत मकबूल है। इसी तरह आस कब दिल को नहीं था तेरे आ जाने की, पर न ऐसी के कदम घर से बाहर रखना, ये भी इन्हीं के अशार है। और इसी तरह बहुत सारे इनके अशार है। मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आई होगी। आपको ये सारे अशार याद नहीं रखना है, बस 1 या 2 याद रखना है ताकि आपका एग्जाम में काम चल सके। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये अशार भी समझ में आया होगा और इनके दूसरे अशार भी यही अशार है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप सवाल में पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए पहला सवाल, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो आपको जवाब वहां पर दिख रहा होगा, 1933 में हुई है। कब हुई है? 1933 में हुई है। फिर दूसरा सवाल है, अहमद फराज कहां पैदा हुए? तो वो भी आपको दिख रहा होगा, पेशावर। कहां? पेशावर, समझ में आ गया ना, पाकिस्तान में। सवाल नंबर 3, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं? तो आपको बता देना है पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बहाल हुए थे। सवाल नंबर 4, अहमद फराज किस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? तो आपको याद रखना है अहमद फराज नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। सवाल नंबर 5, अपनी मौत से कुछ दिन पहले वो बिहार के किस मुशायरे में तशरीफ लाए? तो आपको यहां पर लिख देना है वो दरभंगा में तशरीफ लाए।
इसी तरह सवाल नंबर 6, अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? तो आपको याद रखना है 12 मजमूए उनके शायरी के मजमूए शाये हुए हैं। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 1, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर है? तो आपको लिख देना है ये रूमानी मिजाज के शायर थे। रूमानी मिजाज इस तरह समझ सकते हैं जैसे इश्किया वाली शायरी जो पढ़ते थे, ये इसीलिए ज़्यादा फेमस भी थे और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, उसी को कहा जाता है रूमानी शायर। सवाल नंबर 2, अहमद फराज की शायरी का असल महवर क्या है? तो चूंकि रूमानी मिजाज के शायर हैं इसलिए हुस्न व इश्क ही उनकी शायरी का क्या है? असल महवर है। सवाल नंबर 3, अहमद फराज की शायरी किस किस हलके में मकबूल हुई है? तो आपको लिखना है अवामी हलके में बहुत ज़्यादा इनके अशार मकबूल हुए हैं। सवाल नंबर 4, अहमद फराज की इदारत में कौन कौन से माहनामे और हफ्तावार शाये हुए? तो आपको याद रखना है माहनामा इश्तियाक, दास्तान, ये 2 जो इनके मजल्ले हैं ये शाये होते थे जिनकी इदारत ये खुद करते थे। यहां पर देखिए सवाल नंबर 5, उर्दू गजल में आजाद गजल का तजर्बा कैसा रहा? तो इसमें आपको लिखना है अब तक के मुख्तलिफ असनाफ में कई तरह के तजर्बे हुए हैं, उर्दू की मकबूल सिन्फ गजल में भी तजर्बे हुए और आजाद गजलें भी लिखी गई, लेकिन आजाद गजल का तजर्बा कामयाब ना हो सका। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख देना है कि आजाद गजल का तजर्बा कामयाब नहीं हो सका, बस इतना लिखना है, पूरी बात नहीं लिखनी है। सवाल नंबर 6, गजल अरबी की किस सिन्फ से माखूज है? तो जाहिर सी बात है गजल अरबी कसीदे की तशबीब से माखूज है। किससे? तशबीब से माखूज है। अब तशबीब कैसे समझेंगे? तशबीब कहते हैं, तशबीब का ताल्लुक शबाब से होता है और शबाब का मतलब होता है जवानी, और जवानी यानी कि शेर व शायरी में या गजल में जवानी और लड़कियों के हुस्न, इन्हीं सब चीजों के बारे में गजल कही जाती है। इतना समझ में आया ना? चलिए सवाल नंबर 7, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैर मुरद्दफ। ठीक है। सवाल नंबर 8, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शिमाल तक पहुंची? तो आपको लिखना है वली दक्कनी के जरिए उर्दू गजल शिमाल तक पहुंची। ठीक है। सवाल नंबर 9, गजल के पहले शायर को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि गजल के पहले शायर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। सवाल नंबर 10, गजल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता। सवाल नंबर 1, अहमद फराज के हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इब्तिदाई तालीम उनकी घर पर हुई है और माँ बाप ने ही उनको पढ़ाया है, शायरी उनको विरासत में मिली है, यानी खानदानी शायर थे। और उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीज आपको लिख देना है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है आपको। और उसमें यह भी लिख देना है कि लास्ट में जो उन्होंने शायरी की है वो बिहार में आखिरी मुशायरा उन्होंने किया था, उसके बाद उनका इंतकाल सन 2009 में हो गया था। सवाल नंबर 2, अहमद फराज की जेर निसाब गजल के पहले और आखिरी शेर की तशरीह कीजिए। तो दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो तो दिल में समंदर रखना। ये मैंने इसके अशार की तशरीह वैसे कर भी दी है, और अगर वो भी समझ में नहीं आया तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 3, सिन्फ गजल से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो सिन्फ गजल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गजल जो है वो तशबीब से निकला है, और तशबीब का मतलब होता है शबाब, और शबाब का मतलब होता है जवानी, और जवानी यानी कि इश्क मुआशका, इसमें बातें की जाती है, इश्क की बातें इसमें की जाती है, औरतों की बातें की जाती है। किसके अंदर? गजल के अंदर। इस चीज को आप याद रखेंगे तो आप आसानी के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज की जिद लिखिए। तो हक है तो उसको बातिल कर दीजिएगा, नशेब है तो फराज कर दीजिएगा, और इसी तरह जुल्म है तो आपको जुल्म का कर देना है, कोई जुल्म करता है तो उसका कर दीजिएगा आप रहम। वैसे भी यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह कसरत है तो किल्लत कर दीजिएगा, जिया माने होता है नुकसान तो जिया का उल्टा होगा नफा। इसी तरह हसीन, हुसैन नहीं है बल्कि ये हसीन है तो हसीन का आप कबीह कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी।
इसमें से कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आप सवाल में और कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।